गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप सब? सेमेस्टर 1 वाले मेरे चीतों, क्या हाल चाल है आप सबके? आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं इंग्लिश। आज एसी इंग्लिश करने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश का एक ऐसा कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसा पोयम के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ के आपका रूह कांप जाएगा दोस्तों, जिसको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, जिसको पढ़ के आप भैया देशभक्त बन जाओगे। एक ऐसा पोयम दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक ऐसा पोयम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ एक ऐसा पोयम के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। जिस पोयम का नाम है दोस्तों, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब होता है कि जहां आपका दिल और दिमाग बिना किसी के डर के काम करे, बिना किसी के डर के काम करे, जहां आप डरो नहीं, जहां आप एकदम फ्रीडम से रहो। ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और ये कविता आजादी के पहले लिखा गया है। आजादी कब हुआ था पता है? आजादी का मतलब सर, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके पहले का कविता है ये बताओ चैट बॉक्स में आप लोग प्लीज कि हमारा देश को आजादी कब मिला था। प्लीज एवरीबॉडी चैट बॉक्स में लिखिए कि हमारे देश को, हिंदुस्तान को, इंडिया को आजादी कब मिला था। सर 1947। तो 1947 के पहले ये कविता लिखी गई है। और जब हमारे देश को आजादी मिलने वाली थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये सोच के ये कविता लिख रहे हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस कैसे होंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशंस के अंदर अंदर क्या क्वालिटीज होगी। जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तब हमारे फ्यूचर जनरेशंस के अंदर क्या क्वालिटीज होगी, ये सोच के ये कविता को लिखी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर ये सोच रहे हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तब हमारे फ्यूचर जनरेशंस का अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। बिकॉज ये देश जो है, ये देश त्याग और बलिदान से बना है। बहुत सारे लोगों ने त्याग किए हैं, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं, तब ये देश बना है। क्लियर है? तो ये कविता को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आपको बैकग्राउंड जानना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले तो भैया बैकग्राउंड समझाएंगे आपको, बोरिंग लगे या कुछ भी लगे। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए 5 मिनट, इसके बाद ये कविता पे जाएंगे। आप लोग स्टार्ट करें, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, स्टार्ट करें। आर यू रेडी गाइस? हाउ इज द जोश? आर यू रेडी? स्टार्ट करें बताइए, स्टार्ट करें जी भैया, बिल्कुल स्टार्ट करें। तो रविन्द्रनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? 1861। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मृत्यु कब हुआ था? 1941। अगर कोई रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म के बारे में पूछे एग्जामिनेशन में, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म के बारे में पूछे तो लिख देना 1861। क्या लिखोगे बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था बताओ, याद करो मेरे साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था नालायकों? ये 2 मार्क्स का आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर का मृत्यु कब हुआ था? डेथ 1941। 1941। और वो किसके बेटे थे बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पापा का नाम क्या था? चैट बॉक्स में बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पापा का नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पापा का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पापा का नाम पूछा जाए तो लिखना देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? वो लीडर थे ब्रह्मो समाज के। कौन से समाज के लीडर थे बताओ? ब्रह्मो समाज के। कौन से समाज के? ब्रह्मो समाज के लीडर थे, समझे? ओके। He was educated at home and went to England. रविन्द्रनाथ टैगोर इतने होशियार थे, इतने टैलेंटेड थे कि 17 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए वो पढ़ने के लिए। 17 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए वो पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पे पढ़ नहीं पाए। अरे पढ़ने के लिए चले तो गए इंग्लैंड, लेकिन वहां पे पढ़ नहीं पाए। ठीक है? क्लियर है? इतना क्लियर है? ये बताओ आप लोग चैट बॉक्स में अभी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का डेथ कब हुआ था बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का डेथ कब हुआ था? जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का डेथ कब हुआ था। ये बताइए इसके बाद कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पिताजी का नाम क्या था, पिताश्री का नाम क्या था। ये सब बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड नहीं पढ़ोगे तो पोयम कुछ नहीं समझ में आएगा। और बैकग्राउंड अगर पढ़ोगे तब जाके ही एग्जामिनेशन में क्रैक कर पाओगे इंग्लिश का एग्जामिनेशन। ठीक है?
ठीक है, चलो आ जाओ। आप लोगों को पता है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक एक वो कवि भी थे। सर ये कवि का मतलब क्या होता है? अरे कवि का मतलब होता है पोएट। एक एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ठीक है। एक नोवेलिस्ट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे एक। और साथ ही साथ दोस्तों वो ड्रामाटिस्ट भी थे, मतलब कि ड्रामास भी लिखते थे और ड्रामास भी करते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी मल्टी टैलेंटेड थे। वो पोएट भी थे, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, वो नोवेलिस्ट भी थे और ड्रामा भी लिखते थे, वो ड्रामाटिस्ट भी थे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब मिला बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब मिला? जल्दी बोलो चैट बॉक्स में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब मिला? नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है गीतांजलि के लिए 1913 में। उनका एक पूरा कलेक्शन है जहां पे उनका कविता ही कविता है। उस कलेक्शन में, उस कलेक्शन को बोला जाता है गीतांजलि, जहां पे बहुत सारे कविता है। उस कलेक्शन में बहुत सारे कविता है। उस कलेक्शन का नाम है दोस्तों गीतांजलि। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। नोबेल प्राइज कब मिला बताओ? नोबेल प्राइज कब मिला बताओ? 1913 में, 1913 में, इन लिटरेचर, इन लिटरेचर। क्लियर है? इसके बाद ये पोयम का ओरिजिनली नाम क्या था पता है? ये पोयम का ओरिजिनली नाम था प्रार्थना। ये पोयम का जो ओरिजिनली नाम था ये क्या था पता है? ये प्रार्थना। ये पोयम का सच्चाई में, रियल में क्या नाम था पता है? सर प्रार्थना। और इसको इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने निवेदया नाम से ये किया, ठीक है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने निवेदया नाम से पब्लिश किया, ठीक है, 1901 में। 1901 में सबसे पहले ओरिजिनली ये बंगाली में आया था। ओरिजिनली ये बंगाली में आया था, ठीक है। ओरिजिनली ये बंगाली में आया था, ठीक है। सबसे पहले तो गीतांजलि आया बंगाली में, उसके बाद आया इंग्लिश में। सो मतलब कि वो गीतांजलि ये बताओ, सुनो, गीतांजलि ये बंगाली में कब आया? गीतांजलि बंगाली में आया 1910 में। 1910 में गीतांजलि बंगाली में आया सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले गीतांजलि 1910 में बंगाली में आया था। उसके बाद 1912 में गीतांजलि इंग्लिश वर्जन में आया, ठीक है। 1910 में गीतांजलि बंगाली में पहले आया, उसके बाद 1912 में गीतांजलि इंग्लिश वर्जन में आया। और ये कविता जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसको गीतांजलि 35 भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये 35th नंबर पे आता है गीतांजलि में। हम बोले ना गीतांजलि में बहुत सारा पोयम्स है, तो ये 35th नंबर पे आता है, इसीलिए गीतांजलि 35 भी बोला जाता है। इसको गीतांजलि 35 भी बोला जाता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर को। एक कविता को हम लोग गीतांजलि 35 भी बोलते हैं बिकॉज ये 35th नंबर पे आता है। क्लियर भाई सबको? सबको क्लियर? ओ हॉले लोग प्लीज जवाब दो, सबको क्लियर है? इतना 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 सबको क्लियर है? आगे बढ़े। अब चलो हम लोग पोयम पे चलते हैं। पोयम पे अब पोयम समझाते हैं आपको। आइए, लिखा क्या गया है, अब हम लोग पोयम समझाएंगे। क्लियर है ना इतना? ऑल क्लियर या ऑल क्लियर? ऑल क्लियर या ऑल क्लियर? ऑल क्लियर ना भाई? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन खूबसूरती से पढ़िए। सबसे पहला लाइन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। रविन्द्रनाथ टैगोर ये कविता जो है आजादी से पहले लिखे थे, ये उम्मीद में कि हमारा फ्यूचर जनरेशंस कैसा होगा, हमारा फ्यूचर जनरेशंस कैसा होगा। एक मिनट, रविन्द्रनाथ टैगोर ये उम्मीद में लिखे थे कि हमारा फ्यूचर जनरेशंस कैसा होगा आजादी के बाद। तो वहां पे ये लिख रहे हैं कि जहां पे हमारा दिल और दिमाग बिना किसी के डर के काम करे, जहां पे हम लोग फ्रीडम से जी पाए, और जहां पे हम लोग का सर हमेशा ऊंचा रहे, वो जगह चाहिए हमको। रविन्द्रनाथ टैगोर ये उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशंस का सर हमेशा ऊंचा रहेगा, फ्यूचर जनरेशंस हमेशा प्राउड में जिएंगे कि हाँ ये मेरा देश है, ये हमारा देश है, हमारा देश फ्रीडम में हम लोग जिएंगे, हम लोग किसी के डर से नहीं जिएंगे। But the mind is without fear and the head is held high. जहां पे आपको डर ना लगे, जहां पे आप किसी के चंगुल में ना हो, जहां पे आप किसी के कब्जे में ना हो, वो जगह की उम्मीद कर रहे हैं वो। Where the mind is without fear and the head is held high.
वो इंडिया के बारे में सोच रहे हैं जहां पे नॉलेज फ्री हो, वेयर नॉलेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वेयर नॉलेज इज फ्री। वो जगह चाहिए जहां पे नॉलेज फ्री में मिले। आजादी के बाद हमारा देश ऐसा होना चाहिए जहां पे नॉलेज फ्री में मिले, वेयर नॉलेज इज फ्री। आजकल मिल रहा है ना यूट्यूब में मैराथन्स, वीडियोस, वन शॉट। वो तो गया वो जमाना, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वो बोले हैं कि जहां पे एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पे लोग कास्टिज्म नहीं खेले, जहां पे लोग जात पात ना करे, जहां पे लोग ये ना करे कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। नहीं, सब कोई एक साथ मिलकर रहे, सब कोई एक साथ मिलकर रहे, एक दूसरे के लिए रहे, सब कोई भाईचारे के साथ रहे। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। मतलब जहां पे ये देश एकदम टूटना नहीं चाहिए, धर्म जाति में टूटना नहीं चाहिए, सब कोई एक रहे, सब कोई एक रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई एक रहे। वो देश चाहिए इनको, वो देश। इसके बाद वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रुथ। जहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ सच बोले, जहां पे लोग सिर्फ सच बोले, अगर मुंह से बानी निकले तो सिर्फ और सिर्फ सच बोले, वो देश चाहिए, वो हिंदुस्तान चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ये उम्मीद कर रहा है कि फ्यूचर जनरेशंस कैसा होगा हमारा, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। बताइए आजकल का है जनरेशन ऐसा? बताइए, आप लोग बताइए। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जहां पे इंडिया के लोग, जहां पे हिंदुस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ सच बोले, झूठ कोई ना बोले, सिर्फ ट्रुथ ही निकले ये माउथ से। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन। जहां पे लोग अपने हाथों को, जहां पे लोग इंडिया को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश करें, जहां पे ये मजदूर लोग, इंडिया के लोग, हिंदुस्तानी लोग, जहां पे अपने हाथों से पूरा का पूरा इंडिया को परफेक्ट बनाए। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इन आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। जहां पे सब मिलके, सारे के सारे लोग मिलके, सारे के सारे देशवासी मिलके ये मतलब ये देश को खूबसूरत बनाए, सारे के सारे देशवासी मिलके ये देश को खूबसूरत बनाए। ठीक है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप लोगों का कुछ कुछ ऐसा हैबिट है, बिना कोई रीजन का काम करते रहते हैं। जैसे कि भैया वो गेम खेल रहे हैं पबजी, अब पबजी क्यों खेल रहे हैं, पबजी से क्या होगा, क्या लाभ होगा, वो तो नहीं पता, लेकिन खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो काम करके फायदा नहीं है। यहां पे वही वही बोला गया है कि जहां पे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट। मुझे वो देश चाहिए, मुझे वो देश चाहिए जहां पे लोग बिना कोई रीजन का काम ना करे। कोई अगर काम करे तो रीजन का काम करे, क्यों कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स रहना चाहिए। इट्स वे इनटू द डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ठीक है, तो फालतू फालतू अपने हैबिट्स के चक्कर में, जैसे मान लीजिए आप फोन में ये गेम खेल रहे हैं, क्या होगा गेम खेल के? फोन में मान लीजिए गेम खेल रहे हैं, अपने दोस्त से 1 घंटा 2 घंटा बात करके स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, वो सब करके क्या होगा? वो काम करो जिसका कुछ करने का फायदा है, वो काम करो जिसका कुछ करने का रीजन है, क्यों कर रहे हैं, वही बात बोला गया है यहां पे। ठीक है, और लास्ट में यहां पे बोला गया है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। जहां पे ऐसा देश चाहिए जहां पे हम कुछ सोचे और उसको करके दिखाए, सोचे और कुछ करके दिखाए। बहुत लोग ऐसा होता है, सोचता तो बहुत है कि फ्लैट ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना हवाबाजी करता है दिन रात सुबह शाम, सीएम बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, लेकिन कुछ करता ही नहीं है वो। एक ऐसा देश चाहिए उनको जहां पे लोग सोचे और उसको करे। कोई अगर कुछ भी अगर सोच ले तो उसको करके ठाने, उनको एक ऐसा देश चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हम बहुत बातेला मार दिए फालतू का, ऐसा वाला देश नहीं चाहिए। ठीक है, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। फिर वो गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वो गॉड से, माय फादर का मतलब क्या? वो गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, सुनो गॉड प्लीज मेरे कंट्री को जगाओ, प्लीज मेरे कंट्री को सद्बुद्धि दो, प्लीज मेरे कंट्री के लोगों को सद्बुद्धि दो कि ऐसा कंट्री बने हमारा।
कंट्री फ्रीडम मिले, जब हमारा कंट्री आजाद हो, तब कंट्री के लोग ऐसे हो। गॉड से वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज हमारे देशवासियों को एक बार वो सद्बुद्धि दो। ठीक है, क्लियर है? तो ये था पूरा का पूरा कविता। आप लोगों को समझ में आया? प्लीज आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, समझ में आया आप लोगों को? आइए अब एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करेंगे हम लोग, एमसीक्यू। आइए एमसीक्यू करेंगे, आइए फटाफट से। लोगों को समझ में आया? जल्दी बोलिए। क्वेश्चन आंसर सब बताएगा आप चैट बॉक्स में, ठीक है? क्वेश्चन आंसर सब बताएगा जल्दी, क्वेश्चन आंसर सब बताएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा बताइए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, व्हाट डज द वर्ड वेयर रेफर टू? इसका मतलब क्या? वेयर का मतलब इंडिया, इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद व्हाट डज मीन बाय हेड इज हेल्ड हाई? हेड इज हेल्ड हाई का मतलब क्या है? हेड इज हेल्ड हाई का मतलब है मान सम्मान के साथ जीना, लिव विथ डिग्निटी, लिव विथ डिग्निटी। इसके बाद व्हाट डज टैगोर मीन्स बाय द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री? नॉलेज इज फ्री का मतलब क्या है? कि बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस का सबको नॉलेज मिले, अनरेस्ट्रिक्टेड नॉलेज इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। एक ऐसा देश चाहिए जहां पे बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस का सबको नॉलेज मिले, ठीक है? इसके बाद व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है? डिवीजन इन द सोसाइटी, डिवीजन इन द सोसाइटी, ठीक है? व्हाट डू नैरो डोमेस्टिक वॉल्स डू ए नेशन? ब्रेक इनटू नेशन इनटू फ्रेगमेंट्स, ब्रेक इनटू नेशन इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है? आगे टैगोर वांट्स द वर्ड ऑफ द कंट्रीमैन टू कम आउट द डेप्थ ऑफ ट्रूथ इन द आइडियल नेशन। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा, ठीक है? 6 का सी हो जाएगा। इसके बाद वो टैगोर वांट्स हिज कंट्रीमैन टू स्ट्राइव कैजलेसली टुवर्ड्स परफेक्शन, सीजलेसली विदाउट, ठीक है? इसके बाद इन द पोयम टैगोर्स कंपेयर रीजन टू ए क्लियर स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी, 8 का क्या हो जाएगा? सी। 9 का बताइए। व्हाट डज द 9 का बताइए। एज ओल्ड सुपरस्टिशियस बिलीफ, ठीक है? ठीक है, ओके। वेयर डज द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लॉस्ट हिज वे? यहां पे क्या हो जाएगा? सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, सैंड ऑफ डेड हैबिट्स मतलब वो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ए। 11 का बताइए। व्हाट डज थी रेफर्स टू ए पोएम? थी का मतलब क्या होता है? थी का मतलब होता है गॉड, थी का मतलब होता है गॉड। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद he wishes the mind of his countrymen to lead forward into ever widening thoughts and action, ever widening thoughts and action। 12 का हो जाएगा बी, 12 का हो जाएगा बी, ठीक है? अब 13 का देखिए। what does टैगोर means by heaven of freedom? heaven of freedom का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम, स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम, ठीक है? इसके बाद, इसके बाद हु इज माई फादर? माई फादर किसको बोला गया ये पोयम में? ये पोयम में माई फादर किसको बोला गया? सर गॉड को। इसके बाद व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन टैगोर कंपोज द पोयम? जब टैगोर ये पोयम को लिखा तब इंडिया का कंडीशन कैसा था? इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था, ठीक है? इसके बाद टू whom डस टैगोर एड्रेसेस द पोयम? गॉड को, गॉड को एड्रेस कर रहा है, ठीक है? ये पोयम कौन से नंबर गीतांजलि में लिखा हुआ है? सर गीतांजलि 35, गीतांजलि 35, क्लियर है? When was गीतांजलि पब्लिश्ड? गीतांजलि कब पब्लिश हुआ था? 1910 में, ठीक है? अच्छा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कब पब्लिश हुआ था? 1912 में। 1910 में इसका बंगाली हुआ था पब्लिश और 1912 में इसका इंग्लिश हुआ था पब्लिश, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? और हु फॉर विच वर्क वो टैगोर विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? कौन से काम के लिए नोबेल प्राइज मिला? गीतांजलि के लिए, ठीक है दोस्तों? तो आज का ये पोयम हमारा बहुत सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से खत्म हो गया। आप लोगों को समझ में आया क्या? प्लीज बताइए आप लोग, आप लोगों को समझ में आया ये पोयम? प्लीज आप लोग बताइए। ये आजादी के पहले वाला लिखा हुआ पोयम है जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ये उम्मीद लगा रहे हैं, ये आशा लगा रहे हैं कि हमारे इंडिया कैसा होना चाहिए, हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा पोयम है, बहुत ही खूबसूरत सा पोयम है दोस्तों। प्लीज एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार इस एमसीक्यूज को देख लीजिएगा,
पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर पोयम हम लोग ने यहाँ पे आज पढ़ा। तो दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आया? लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सारे के सारे वीडियोस आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, आप लोग रिवाइज करते जाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।